तो आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट की दूसरी क्लास या वर्क एनर्जी की दूसरी क्लास में डॉट प्रोडक्ट का बेसिक मीनिंग सभी बच्चे जानते हैं। और पिछली क्लास में हमने कहा कि एक वेक्टर ए वेक्टर होगा, अगर इस बी वेक्टर के साथ डॉट होगा तो ये सी जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और स्केलर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बताओ, ए बी बोल दो बच्चा पार्टी, कॉस थीटा। थीटा क्या होगा बताओ कोई बच्चा पार्टी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या एंगल। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे डॉट का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री से हम क्या समझेंगे डॉट। तो पिछली का चर्चा किए थे तो उसमें हमने कहा था कि एक वेक्टर ऐसे बनाओ, दूसरा वेक्टर ऐसे बनाओ, इस वेक्टर का ए नाम दोगे, इस वेक्टर का बी नाम दोगे, इसको लिख दिया ओ, यहां लिख दिया ए, ये लिख दिया बी। और अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन क्या करोगे, खींचोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला इसको बोलेंगे क्या, बी वेक्टर कंपोनेंट ए वेक्टर के डायरेक्शन में। पिछली क्लास में हमने यही पढ़ा था, बी का क्या डायरेक्शन में। और ये ग्रीन वाली लाइन है वो बी का ही कंपोनेंट है बट ए वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या नाम दिए थे सभी बच्चों को पता है, इसको बोले थे बी साइन थीटा और इसको क्या बोले थे, इस ब्राउन वाले लाइन को क्या बोले थे, बी कॉस थीटा। आज हम बी कॉस थीटा को एक अलग नाम से जानेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन में बी वेक्टर का प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बी कॉस थीटा। तो अगर हम इसका नाम लिख दे, यहां पर कोई नाम दे दिया जाए ओ एम, इस ओ एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा। और इसको हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ क्या, बी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ क्या वेक्टर। और अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाले, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट कर दें तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। यहां पर हम लोग छोटा बी लिखे, छोटा ए वेक्टर को छोटा बी वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, छोटा ए छोटा बी कॉस थीटा। यानी ए के मैग्नीट्यूड को ओएम से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भाई, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो और दूसरा वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लो उस वेक्टर के डायरेक्शन में। जैसे हमने क्या लिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लिया ए के डायरेक्शन में। तुम्हें मन कर रहा है कि नहीं भैया हम अलग तरीके से सोचेंगे, क्या सोचना चाह रहे हो, ए से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, इस ए से भी आप परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो ब्राउन लाइन, चाहे कोई और लाइन बना लिया जाए, कौन सा रेड लाइन बना लेते, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम लिख देते हैं यहां पे थोड़ा देर के लिए एन लिख देते हैं। तो ये जो ओ एन है, थोड़ी सी बात हम लोग कर ले ओ एन का। अगर हम ओ एन की बात करते हैं, तो ओ एन को कोई बच्चा बता सकते हो क्या लिखोगे, इस ओ एन को क्या कर सकते हैं बताओ, ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। वेरी गुड। और क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन किसका है, प्रोजेक्शन किस वेक्टर का है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर को डॉट करते हैं बी वेक्टर के साथ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। भाई ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप ए बी कॉस थीटा लिखो या बी ए कॉस थीटा लिखो, बात क्या सेम है। यहां बी को बी लिख दो और ए कॉस थीटा को हम क्या लिख दे बताओ, ओ एन लिख दे। और ओ एन है क्या भाई,
बी वेक्टर तो बी का मैग्नीट्यूड है, बी तो बी का मैग्नीट्यूड है। ON क्या है भाई? प्रोजेक्शन है। किसका? प्रोजेक्शन है। किस वेक्टर का भाई? ए वेक्टर का। किसके डायरेक्शन में? डायरेक्शन में बी है, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। यानी कोई आदमी अगर तुमसे कोई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पूछेगा डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, तो आपके एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन उस वेक्टर के डायरेक्शन में अगर ले लें और क्या निकाल जाएगा? उसका डॉट प्रोडक्ट। यानी किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड कॉस थीटा को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन जो मेन वेक्टर है उसके डायरेक्शन में, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्या लिखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग में? कि अगर हमारा ए वेक्टर को अगर हम डॉट करते हैं बी वेक्टर के साथ, तो एनी कोई भी एक वेक्टर ले लिया जाए, एनी वेक्टर का क्या लिया जाए? मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, और दूसरे वेक्टर का क्या ले लिया जाए? प्रोजेक्शन ले लिया जाए। प्रोजेक्शन ले लिया। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लो, बी कॉस थीटा, ऐसे सोचेंगे। अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो ए कॉस थीटा लिखेंगे, और ये बी कॉस थीटा का बी का प्रोजेक्शन बोलेंगे ए के डायरेक्शन में, और ए कॉस थीटा को बोलेंगे ए का प्रोजेक्शन लिखेंगे बी डायरेक्शन में। इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट का सोचना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट का, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट का। अगर आपसे पूछेगा तो आपको इस तरीके से लिख करके क्या होगा? दिखाना पड़ेगा। जैसे इस अगर हम कहेंगे ये किसका प्रोजेक्शन है, कौन बच्चा जवाब देगा? ये किसका प्रोजेक्शन है? ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है। किस डायरेक्शन में? बी डायरेक्शन। अगर तुमसे कोई आदमी पूछेगा ये किसका प्रोजेक्शन है भाई, ये किसका प्रोजेक्शन है? बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है। किस डायरेक्शन में? अगर इस ब्लू वाले का वैल्यू रेड वाले का वैल्यू पूछेंगे तो क्या लिखोगे? इसका वैल्यू क्या कोई बच्चा बता देगा मेरे को एक बार में? ए कॉस थीटा लिख, ए कॉस थीटा लिख। और अगर हमें इसका वैल्यू पूछेगा तो क्या लिख दोगे? बी कॉस। ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? इसको अगर हम बी से मल्टीप्लाई कर दें ए कॉस थीटा को, तो भी हम कह सकते हैं ए डॉट बी हो गया। इसको हम ए से मल्टीप्लाई कर दें बी कॉस थीटा को, तब भी हम क्या कहेंगे बताओ? ए डॉट क्या हो गया? बी। इस तरीके से वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम अंडरस्टूड कर सकते हैं ज्योमेट्री के हेल्प। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? थीटा क्या होगा भाई? इन दोनों के बीच का एंगल, ये जो हमारी है ये एंगल थीटा है। अगर थीटा ऐसे बनी हुई है तो हम कर सकते। ठीक है सही बच्चे, चलिए भाई। तो पिछली क्लास में एक और चर्चा हुई थी कि ए वेक्टर को अगर हम डॉट करते हैं बी वेक्टर के साथ, या बी वेक्टर को अगर हम डॉट करते हैं क्या ए वेक्टर के साथ, तो ये इक्वल होता है। इसको क्या बोले थे पिछली क्लास में? किसी बच्चे को याद है? लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिव। लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिव यानी किसी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है कॉम्यूटेटिव नेचर का होता है। ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो या बी से ए को मल्टीप्लाई कर दो, इसी को हम लोग लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिव के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा भाई? अगर तुमसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो ये बात आपको लिखना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग डॉट प्रोडक्ट का ये है कि किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले ले और किसी दूसरे वेक्टर का क्या ले ले? कंपोनेंट ले ले, प्रोजेक्शन ले ले उस वेक्टर के डायरेक्शन। चलो भाई थोड़ा सा एक बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऐसे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारी जो प्रोजेक्शन है ना वो वेक्टर एंड थीटा पे डिपेंड। मान लो कि एक वेक्टर हमारा है, ये हमारा वेक्टर है ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे है। अभी हम प्रोजेक्शन बोलेंगे तो तुम कहोगे सर अभी जो आपका प्रोजेक्शन है वो इतना है सर। ठीक है, अब हम लोग एक बार फिर से इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, यहां पर ऐसे करते हैं। अब बताओ प्रोजेक्शन कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ। ये प्रोजेक्शन जो है अब कम हो गया। कितना हो गया भाई? थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, अब अगर हम बोलते हैं कि हमने ऐसे बना दी भाई, बताओ प्रोजेक्शन क्या हो गया?
खत्म हो गया। ठीक है, अगर आपका फोर्स इधर लगा है, मान लो कि फोर्स इधर लगा है और डिस्प्लेसमेंट इधर लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, क्या लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में 0 है, इसीलिए यहां पर हमारा डॉट प्रोडक्ट भी 0 है और हमारी वर्क भी, एनर्जी भी क्या है, 0 है। कल की क्लास में, पिछली क्लास में हमने ऐसा चर्चा किया था कि कुली किसी तरीके का वर्क नहीं करता है। अब यहां पर सम अप किए हैं, क्या लिखा है बताओ, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा लिखो या बी ए कॉस थीटा, क्या लिखोगे भाई, ए बी और कॉस थीटा इज द स्केलर क्वांटिटी, तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ए भी स्केलर है, बी भी स्केलर है, कॉस थीटा भी स्केलर है, तो क्या लिख सकते हो, ए कॉस थीटा को प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ क्या लिखे हैं, बी वेक्टर, बी को क्या लिखा है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इट मींस दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द प्रोजेक्शन ऑफ क्या, सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का रियल यही मीनिंग है। ठीक है, कि किसी एक वेक्टर को मैग्नीट्यूड लो तो ये वाला लाइन लास्ट में लिख दो, इट मींस दैट कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द, बोलो, टू द प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड वाइस वर्सा। इतनी बात आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स क्या होंगे, मिलेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग के क्लास में। ठीक है बच्चा पाटी, जितना चाहिए लिख लिया। हम लोग संडे टेस्ट लिख रहे हैं क्या, संडे जा रहे हैं हम लोग कहीं क्या, रक्षाबंधन भी मंडे, तो मैं भी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो संडे तो नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, चलिए ठीक है, लिख लिया। कल तो पढ़ेंगे, कल तो आएंगे क्लास में। अरे लिखो तो तुमने कॉपी बना ली, वेरी गुड। अब उसी में लिखेगा मेरा नोट्स, ठीक है, हाँ मेरे लिए बनाओ। चलो आ जाओ, डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया सबको। ये कम्यूटेटिव मैं बता चुका हूं कि हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होती है, ये लिखने की जरूरत नहीं है अगर लिख चुके हो। एक बात लिखना है कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का भी होता है। दो वेक्टर का डॉट करो, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, ये हमारा क्या है, दो वेक्टर है, तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भाई, कि दो वेक्टर को प्लस कर दो, बी और सी वेक्टर को क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस करने के बाद हम ए वेक्टर के साथ क्या कर देंगे बताओ, डॉट कर देंगे। या तुम कर सकते हो ए और बी वेक्टर का डॉट करेंगे, फिर प्लस करेंगे ए वेक्टर को सी वेक्टर के साथ डॉट करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। सिर्फ ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। यहां लिख दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर लिखना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लिख सकते हो आप जाएगा। अब क्या होगा, किसी भी डॉट प्रोडक्ट, मान लो कि ए वेक्टर है, हमने बी वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके डॉट किया, या ए बी को पहले क्या कर लो बताओ, डॉट कर लो, और फिर लैम्डा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बात सेम रहेगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसमें लिख सकते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये बात आपको पढ़ा चुके हैं।
आई के साथ आई को डॉट करोगे 1 आएगा, जे के साथ जे को डॉट करोगे 1 आएगा, पर आई को जे के साथ डॉट करोगे कोई बताए कि 0 क्यों आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। और आई और जे के बीच का एंगल क्या होगा बताओ? 90। तो cos 90 क्या होगा? 0। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 आई का जे के साथ। ठीक है, बट आई को आई से करोगे तो आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? आई को डॉट करते हो आई के साथ, आई को डॉट करते हैं आई के साथ, तो आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। दूसरे आई का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बताओ? 0। cos 0 डिग्री क्या होता है? 1, यानी cos 0 डिग्री आने की, तो सब मिला जुला के क्या हो गया भाई? 1। उसी तरीके से जे का जे के साथ के साथ डॉट क्या होगा? 1 होगा। अगर कोई वेक्टर पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट करो, अगर ये 0 है तो मतलब ए वेक्टर जरूर परपेंडिकुलर किस पे है बताओ? बी वेक्टर। यानी कोई दो वेक्टर को परपेंडिकुलर के लिए चेक करना है कि गिवन वेक्टर इज परपेंडिकुलर और नॉट, तो यू हैव टू चेक इट, डू इट डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करोगे अपने आप क्या होगा? पता चलेगा कि वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं। ठीक है, चलो भैया, इतनी बात तो सब बच्चे समझ गए, हमारे सारे बच्चे तो होशियार हो गए भाई। अब इसको लिखना नहीं है, आप जानते हो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, तो हमारा वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बट ए को ए के साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा भाई? ए स्क्वायर होगा। कैसे लिखेंगे भाई? ए वेक्टर है, दूसरा भी क्या है? ए वेक्टर के डॉट करेंगे, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए होगा। दूसरा ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर होगा। तो का बीच का एंगल क्या होगा? सेम वेक्टर है तो 0 डिग्री होगा। समझ के याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ए स्क्वायर, तो हमने क्या लिखा कि ए को ए के साथ डॉट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? ए स्क्वायर। इसको मत भूल जाना, ये थोड़ा सा भूल जाते हैं बच्चे कि सर पता नहीं कैसे आप ए स्क्वायर लिख रहे हो, तो थोड़ा सा याद रखेंगे इसको, ये बात एक याद रखेंगे, बाकी चीज कोई खास बात नहीं। आप ये बात एक लिख लीजिए, ए को ए के साथ डॉट करेंगे क्या होगा? 1। चीजों को लिखने का एक ही मतलब है कि यू हैव टू कलेक्ट समथिंग्स इन योर क्या? कॉपी, राइट वे, ऑर्गेनाइज्ड वे। और जब आप उसको पढ़ो तो यू हैव टू क्या? अंडरस्टैंड द थिंग्स राइटली। ठीक, बहुत जरूरी है चीजों को लिखना, चीजों को लिख करके समझना और लिख लिख के समझना, समझ के लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ये कर पाते हो अपने जीवन में और उसी चीज को आप बार बार रिवाइज करते हो, यू गेट द रिजल्ट, पक्का रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। चलिए भैया, अब वर्क के बारे में हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में सभी बच्चों को। हमने कहा था कि वर्क और डिस्प्लेसमेंट, वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, सभी बच्चे एक हेडिंग लगा लो, वर्क। सभी बच्चे हेडिंग लगा लो, वर्क। वर्क का फॉर्मूला लिख लो, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ करेंगे तो क्या होगा? वर्क निकले। और वर्क क्या है बताओ? स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टी इसमें लगेगी भाई। यूनिट क्या होगा? सही बच्चे लिख लो, जूल। इसका डायमेंशन ये इसकी यूनिट होगा। सभी बच्चे इसका डायमेंशन बना लो। क्या बना लो? डायमेंशन। क्या होता है फोर्स का डायमेंशन? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT -2। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है बताओ? L। तो क्या होगा? ML का स्क्वायर है T -2। और ये हमारी वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पर एक बातचीत करेंगे हम लोग। कई बार बात किए हैं, तो कोई बॉडी पड़ा हुआ है, ठीक है, कौन कौन फोर्स लग रहा है? mg फोर्स लग रहा है, नॉर्मल अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना। और बोलो ये बॉडी घूम नहीं रही है, टस से मस नहीं हो रही है, चल ही नहीं रही है बॉडी। आपने फोर्स तो लगा दिया बट ये चल नहीं रही है। बताओ, कोई बच्चा बताओ दो, इस वर्क के, ये इस फोर्स के थ्रू क्या वर्क हुआ? डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्यों नहीं
क्यों नहीं वर्क हुआ? कि सर इस फोर्स के अलोंग जो है ना डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ सर। क्या फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू हुआ? फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू भी वर्क नहीं हुआ। क्या नॉर्मल के थ्रू वर्क हुआ? क्या एमजी के थ्रू वर्क हुआ? नहीं हुआ सर। किसी के थ्रू वर्क डिस्प्लेसमेंट जीरो है सर। तो पहला वर्क, नो वर्क डन इफ डिस्प्लेसमेंट ही क्या जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क तो जीरो होगा। चलो भाई, सारा दिन हम खड़े रहे, दीवार पर फोर्स लगाते रहे, वर्क डन क्या हुआ? जीरो हो गया। तुम बैठ के काम करते रहो ऐसे ऐसे कॉपी पर, तुम्हारा कोई नेट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन क्या माना जाए? जीरो माना। चलो भाई, अब आपने फोर्स तुरंत जोर से लगाया, ए बालक फोर्स क्या लगाया? जोर से। तो जब फोर्स लगाओगे जोर से तो बॉडी डिस्प्लेस हो गया। मान लीजिए कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया डी। अब सभी बच्चे बताए इस अप्लाइड फोर्स के थ्रू, इस एफ फोर्स के थ्रू वर्क डन होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। कि वर्क फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, वर्क डन क्या होगा? एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है जो उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच एंगल क्या हो गया? 90 180 हो गया, वर्क डन क्या होगा? निगेटिव। एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, क्या वर्क डन होगा? नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, थीटा कितना है? 90 डिग्री है, जीरो वर्क होगा। एमजी के थ्रू कोई वर्क डन होगा? सर एमजी के थ्रू वर्क डन नहीं होगा। यहां वर्क डन ना होने का कारण क्या है? कि सर यार थीटा क्या है? 90। यहां पर पॉजिटिव होने के कारण क्या है? कि सर थीटा आपका 90 से क्या है? छोटा। यहां पर क्या है भाई? थीटा आपका सर 90 से क्या है बताओ? बड़ा है। बड़ा है सर, 90 से क्या है? बड़ा है। जब भी थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाता है बताओ? नेगेटिव होती है। हमारा वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो वर्क डन जीरो कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स क्या हो? 90 डिग्री हो। जीरो वर्क डन का आपका कंडीशन पूछेगा। तो जीरो वर्क डन कब होगा? डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। आपने फोर्स ही नहीं लगाया, ठीक है, और आपने फोर्स नहीं लगाया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तब भी वर्क डन क्या है? जीरो है। जैसे कोई चीज का फ्री एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, कहीं पर ले गए और वो अपने आप एक्सपेंड करने लगा, तो वर्क डन क्या मानते हैं हम? जीरो मानते। वैक्यूम में ले गया करके किसी चीज को हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई चीज दबा हुआ तो वैक्यूम में जाके वही चीज क्या होगा? एक्सपेंड करने लगेगा। तो किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन या फोर्स के कारण वर्क डन होता है। अब वर्क डन पूछ रहे तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सर फोर्स कहां है इसमें? अगर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ढूंढना पड़ेगा। अगर वो 90 है तब भी वर्क नहीं होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हमें वर्क डन ढूंढना है। समझ गया सब बच्चा? वर्क की एक और यूनिट होती है एनर्जी की, जिसको हम बोलते हैं, एक हमारी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, छोटी यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? सही बच्चे लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में हम लोग यूज करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। याद रख लो सही बच्चे। एक कैलोरी भी होती है, 1 कैलोरी कैल होती है, 4.2 जूल भी लिख सकते हो इसको। ये तो एक्यूरेट वैल्यू रखती है। किलोवाट आवर, ये हम लोग 10th में पढ़े, 1 किलोवाट आवर है। 1 किलोवाट KW 1 kWh, 1 यूनिट भी लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। ये हमने 10th में पढ़ा था। कितनी बात समझ गया सब बच्चा? अब छोटा सा एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा सवाल आपने बनाया भी है, इस टाइप के सवाल पिछली क्लास में हमने आपसे बनवाया था और आप जानते भी हो, ठीक है। सही बच्चे समझ रहे हो? ये कौन सा है? ए वेक्टर। ये क्या है बताओ? बी वेक्टर। देखो यहां पर हमने ऐसे लिखा है, ए कॉस थीटा लिखा है, क्या लिखा है? प्रोजेक्शन लिखा है ए का बी के डायरेक्शन। चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझने लगे ना तो समझ लो आप चीजों को कर देंगे, कर डालेंगे। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है भाई। चलो भाई, अब देखो क्या पूछ रहा है ये, आ जाओ हम लोग करते हैं। ऐसा सवाल एग्जाम में भी आएंगे। कर आगे, फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर यूनिट
and displacement vector unit. Find also projection of F on D. तो पहले तो आपसे एंगल पूछ रहा है, एक फोर्स वेक्टर दिया हुआ है यानी फोर्स वेक्टर और एक हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा पूछ, एक तो ये पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ऑन डी यानी एफ कॉस थीटा आपसे पूछ रहा है। ये क्या है, प्रोजेक्शन पूछ रहा है एफ का ऑन डी, प्रोजेक्शन पूछ रहा है एफ वेक्टर का ऑन डी वेक्टर। इतनी बात याद रखना, एफ वेक्टर का डी वेक्टर पर क्या रखना है, प्रोजेक्शन। चलो भाई अब क्या हो गया, एफ डॉट डी बराबर हमने क्या सीखा है बताओ, एफ का मैग्नीट्यूड डी का मैग्नीट्यूड कॉस क्या लिखा है बताओ। अगर एफ का मैग्नीट्यूड डी का और एफ डी का डॉट हो तो फॉर्मूला या कोई भी चीज तभी हमें पता चलता है जब हमें क्या पता हो। इसमें क्या क्या है, एफ डी का डॉट प्रोडक्ट है, एक चीज है हमारा, एफ डी का डॉट प्रोडक्ट एफ चीज है, एफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, डी मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, डी वेक्टर। अगर पता होगा थीटा क्या हो सकता है, पता कर कोई बताएगा तब तक सकता है यार। डी तो क्या होगा, एफ डॉट डी का वैल्यू कोई बच्चा बता दो आप, एफ डॉट डी 15 प्लस में 16, समझ रहा है इस बात को सही बच्चे, -15। समझ गया कितने बच्चे ये बात समझ गए, एफ को डी के साथ डॉट किया था, कल की जो बताया था सभी बच्चों को, हमने डॉट करवाया था सभी बच्चों के साथ। हमने डॉट में क्या किया था भाई, साथ मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा, इसको 4 लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, यहां भी कर देंगे, क्या होगा कोई बच्चा बता दो आप। एफ का मैग्नीट्यूड कोई बच्चा बता देगा, एफ का मैग्नीट्यूड बताएगा, अंडर रूट में लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या 25, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, अंडर रूट क्या होगा बताओ कोई बच्चा, डी का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में क्या लिखेंगे कोई बच्चा बता दो, कॉस थीटा। ये सबको सॉल्व करेंगे तो 15 से 15 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 16 और ये अंडर रूट 25 और ये भी अंडर रूट 25 है, तो अंडर रूट 25 को अंडर रूट 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 25 हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर कितना निकल गई बताओ, 16 बटे में क्या लिख देंगे 25। जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए एंगल को ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 12th में हम पढ़ेंगे, बट अभी आप थीटा की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 16 बटे में क्या लिख देंगे बताओ 25, ये आपका आंसर, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि तो कॉस की वो कौन एंगल एक्यूरेट बता पाना अभी संभव नहीं है, ये टेबल के थ्रू बनते हैं, बट आप 16 बटे में 25 लिख के आएंगे एग्जाम, ठीक है, कॉस इनवर्स, और इसको इधर उठा के लिखेंगे तो ये कॉस इनवर्स लिखेंगे। अब इसका हमें फर्स्ट क्या निकाल दिया, दिस इज द एंगल, ये हमारा एंगल हो गया। अगली बार क्या करना है बताओ, एफ कॉस थीटा निकालना है, सेकंड पार्ट में निकालना है, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे प्रोजेक्शन निकालना है, तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ तो सही बच्चे, अंडर रूट 25 है, अंडर रूट 25 लिख दो इसमें, और कॉस थीटा की वैल्यू कितना है 16 बटे में क्या है, ये निकल गया प्रोजेक्शन एफ का, प्रोजेक्शन एफ वेक्टर का ऑन क्या डी। सॉल्व कर लो इसका, तो क्या होगा 16 बटे में क्या होगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत, 16 रूट अंडर 25 बाय में क्या होगा बताओ 25, ये भी सही है, ये भी क्या है सही है।
कोई दिक्कत नहीं, ये भी 25, ये भी सही। ये हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया एफ वेक्टर का ऑन क्या हो गया, डी वेक्टर। ये प्रोजेक्शन का वैल्यू समझ गया इस तरीके से। तो इस तरीके से चीजों को हम क्या कर सकते हैं, जब हम सीखेंगे तो छोटे छोटे सवालों पर भी लगा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ गया सब बच्चा। इसी को 16/50 कैसे लिख दिया रे, तो फिर बोल क्यों नहीं रहा है तुम लोग, कमाल नहीं करते हो तुम लोग है, एकदम नहीं हो कमाल के, माशाअल्लाह हो सभी बच्चे, नहीं हो, और सुभान अल्लाह हो। अरे यार करो तो, कोशिश तो करो। ये 50 होगा बॉस, इसमें गलती है, क्या होगा बताओ, क्या होगा बताइए, इसको ठीक कीजिए, छोटी छोटी चीजों को ठीक से लिखना है। ये कितना होगा बताओ, 50, ये भी क्या होगा बताओ 50, तो 50-50 मिलके कितना हो जाएगा बताओ, ये 50 ही हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 8 में क्या लिखेंगे बताओ, ये 16 में क्या होगा 50, ये क्या होगा 8 में क्या होगा 25। अब सही हुआ, चलिए भैया, तो चीजों को ठीक से करना है। तो ये चीज हम लोग यहां तक समझ लिए, और अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है वर्क एनर्जी, देखेंगे सब बच्चे, ये हेडिंग लगा लीजिए सभी बच्चे। वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे।